So hello guys, this is Aman. Welcome back to my channel Bharti Excellence 10. So in this video, I am going to giving you the solution of question number 1 of your exercise 1.3. So first of all, read the question carefully, then start the solution part. तो क्वेश्चन ये है कि prove that root 5 is a irrational number. So we have to prove that कि root 5 क्या है, एक irrational number है. And you know guys कि irrational number क्या होते हैं. irrational number वो numbers होते हैं जो p upon q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. Those number can't be written in the form of p upon q आर इरेशनल नंबर, आप जानते हैं, ठीक है. तो अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है. जो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था उसी में हमने थ्योरम की थी कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर. तो बिल्कुल उसी के सिमिलर क्वेश्चन है. तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है. तो ऑन कॉन्ट्ररी या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मेरे को यूज करना पड़ेगा. और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आपको ये देखना होता है जो भी चीज़ आपको प्रूव करनी है ठीक उसका अपोजिट लेके चलते हैं, और लास्ट में जो भी कैलकुलेशन है, जो भी मल्टीप्लिकेशन है, जो भी हमने रीजनिंग यूज़ की है, उस रीजनिंग से कोई ना कोई एक एब्सर्ड सी चीज़ आ जाएगी और फिर हमारा जो प्रूव करने का जो भी स्टेटमेंट था वो प्रूव हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सो बिकॉज हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल, तो let us suppose ये प्रूफ है इसका, ठीक है. तो let us suppose रूट 5 इज नॉट इरेशनल, ठीक है. रूट 5 इज नॉट इरेशनल. तो अब जरा एक बात बताओ कि रूट 5 अगर इरेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो रैशनल होगा, ठीक है. नॉर्मल सी बात है. देन रूट 5 इज रैशनल, RATIONAL, रैशनल. तो रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 रैशनल नंबर हो जाएगा. अब अगर रूट 5 रैशनल है तो आप जानते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है. P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं. और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और PQ दोनों क्या होते हैं, दोनों रियल नंबर होते हैं, ठीक है. यही होते हैं, ठीक है. सॉरी रियल नंबर बोल रहा हूँ, इंटीजर होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि जो अभी हमने रैशनल नंबर को डिफाइन किया है रूट 5 को, यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी कि जो ये P और Q होते हैं ना, ये दोनों ऐसे होते हैं कि इन दोनों का HCF 1 है. इन दोनों का HCF कितना है, 1 है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 1/3 की और मैं बात करता हूँ 3/9 की, तो दोनों ही रैशनल नंबर है. ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. 6th 7th 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है. किसी भी एक कॉमन नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर नीचे की तो 1/3 विल बी 3/9, बिल्कुल इसी की तरह. तो 1/3 एक जनरेटर रैशनल की तरह काम करेगा और आपका 3/9 बन जाएगा, ठीक है. तो 1/3 और 3/9 दोनों हैं सेम, बट 1/3 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, और 3/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में 3 और 9 इनका HCF कितना है, इनका HCF है 3, और 1 और 3 का HCF कितना है, 1. तो जब हम रैशनल नंबर, उन रैशनल नंबर की बात करते हैं जिनमें P और Q दोनों का जो HCF है वो 1 आ जाए, तो उस रैशनल नंबर को बोलते हैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है. तो हम यहाँ उसी सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे, बिकॉज हमने एज्यूम किया कि जो आपका ये रूट 5 है वो क्या है, वो एक रैशनल है. तो देन टेक रूट 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q. रूट 5 को मैंने क्या ले लिया, P अपॉन Q ले लिया. और मैं ये भी बता रहा हूँ कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. मैं ये भी बता रहा हूँ कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो डेफिनेशन होती है. दूसरा PQ क्या है, P और Q दोनों इंटीजर हैं, ठीक है. और जो P और Q है, ये जो P अपॉन Q है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब है कि जो P और Q है उनका HCF कितना है, उनका HCF 1 है. एंड HCF ऑफ P, Q इज इक्वल्स टू 1. मीन्स P और Q का हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है. सो P एंड Q आर कोप्राइम टू ईच अदर. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि P and Q are co-prime to each other,
ईच अदर। मैंने बताया था कि कोप्राइम क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर या मोर नंबर जिनका HCF 1 होता है, वो नंबर आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं, ठीक है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। तो अच्छा, ये √5 = P अपॉन Q आ गया। तो अब इस इक्वेशन का क्या कर दो, इस ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, और P अपॉन Q का स्क्वायर करोगे तो P² अपॉन Q², नॉर्मल सी कैलकुलेशन, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 5 × Q² = P²। तो मेरे पास ये आया P² = 5 × Q²। तो जरा यहाँ से समझो एक चीज़। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अच्छा, इक्वेशन नंबर जो मैंने 1 दी, इक्वेशन नंबर 1 से कुछ ना कुछ एक चीज़ निकल रही है, आपने पहले भी करी है इसको थ्योरम में। तो बिकॉज P² को मैं लिख सकता हूँ 5 × Q²। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P², 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P²। क्योंकि अगर मैं 6 को एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं 6 को लिखता हूँ, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो भाई अगर मैंने 6 को 3 × 2 लिखा, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 6 एंड 2 इज अगेन अ डिवाइजर ऑफ 6। तो अगर ये बेसिकली क्या है, ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की। तो मैंने P² की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आई, 5 × Q² आ गई। तो Q² भी फैक्टर है P² का और 5 भी फैक्टर है P² का, लेकिन Q² से हमें कुछ लेना नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, clearly 5 is factor of P², 5 is factor of P² and 5 is a prime, 5 is a prime। तो अभी एक चीज़ है कि जो 5 है वो फैक्टर है P² का एंड 5 इज प्राइम। तो 5 प्राइम में यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, बिल्कुल थ्योरम मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताई थी, एक थ्योरम कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम थी। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके, थ्योरम 1.3 या 1.4 आई डोंट नो, मैंने कराया था, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्लियरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ P² एंड 5 इज अ प्राइम। सो 5 is factor of P। तो 5 is a factor of P by theorem 1.3 या 1.4 आई थिंक, जो भी है उसको मैं माइंड मत करना, जो भी है थ्योरम उसको देख लेना आप बुक से, ठीक है। मेरे को वो अभी नंबर याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है रीज़न कि भाई थ्योरम कौन सी है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी इंटीजर के स्क्वायर को, तो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा प्रॉपर। तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को बिल्कुल स्टेट करना है, मतलब बताना है, रेफरेंस देना है कि आपने कहाँ से किया, सॉरी। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ P, ठीक है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो यहाँ से क्या आ गया, बिकॉज आप इसको देखिए जरा, जैसे 3 फैक्टर है 6 का, तो मैं 6 को 3 × समथिंग लिख सकता हूँ, और समथिंग क्या है, यहाँ 2 है। सिमिलरली मैं, क्योंकि 5 फैक्टर है P का, तो P को भी मैं लिख सकता हूँ 5 × समथिंग, और समथिंग को मैंने मान लिया M, वेयर M इज इंटीजर, ठीक है, M कोई भी इंटीजर होता है, ठीक है। सिमिलरली अच्छा, अब 5 = कितना आ गया, P = आ गया 5 × M। अब इस P की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो 5 × Q² = P²। P की जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, 5M रिप्लेस कर दूंगा, और 5M का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25M²। और जैसे ही मैंने 25M² लिया तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली मेरे पास Q² = 5M², ठीक है। अब जरा एक चीज़ समझिए, Q² = 5 × M², ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ यूज़ होने वाली है। Q² = 5 × M², तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q² ना, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 5 इज अ फैक्टर ऑफ
क्यू स्क्वायर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। और आप वही चीज़ जो भी हमने यहाँ यूज़ की थी, 5 इज ए प्राइम, तो क्योंकि 5 प्राइम है और थ्योरम 1.3 या 1.4 जो भी है वो क्या बोलती है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू का भी फैक्टर होगा। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, डैश डैश मतलब कि पूरा स्टेटमेंट वही, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। तो अगर 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास क्यू इज इक्वल्स टू 5 इंटू समथिंग इंटीजर, उसे एन ले लिया मैंने, ठीक है, वेयर एन इज एन इंटीजर। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है लिखने की, पर लिख दो, फॉर्मेलिटी है। तो P इक्वल्स टू 5 इंटू एम आ गया, Q इक्वल्स टू 5 इंटू एन आ गया। तो जरा एक बात बताओ, एम भी एक इंटीजर है, एन भी एक इंटीजर है, और 5 तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो इंटीजर है ही। तो P की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 इंटू एम है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू एन है। तो क्या दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कॉमन नहीं आ रहा? तो दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम इन दोनों का एक फैक्टर तो मेरे को 5 मिल गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है भाई, यहां से क्लियर है ना। 5 इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 5 इंटू एम एंड Q इक्वल्स टू 5 इंटू एन, तो दोनों ही एक्सपेंशन में 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 5 दोनों में कॉमन है। तो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर 5 कॉमन फैक्टर है P और Q क्या, तो भाई वो क्या वो को प्राइम होंगे? नहीं, क्योंकि उन दोनों का मेरे को एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो अदर देन 1 है, मतलब 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका HCF 1 नहीं हो सकता। मीन्स HCF of P and Q, HCF of P and Q can't be equal to 1, ठीक है, यहां से ये इंटरप्ट हुआ कि HCF of P and Q can't be equal to 1. So HCF of P and Q is not equal to 1. Then क्या हो जाएगा यहाँ से? देन यहाँ से ये आया कि जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग होगी, क्योंकि हमने क्या मान के चला था, हमने ये मान के चला था कि √5 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है तो हमने P अपॉन Q लिया था, और P अपॉन Q हम पहले ही मान के चले थे कि P और Q, जो P अपॉन Q है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, और स्मॉलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि HCF P Q कितना होता है, HCF ऑफ P एंड Q 1 होता है। और जैसे हमने इंटरप्ट की चीज़ें, जैसे हमने सॉल्यूशन, जैसे हमने रीजनिंग यूज़ की, तो रीजनिंग यूज़ करके मेरे पास आ रहा है कि HCF ऑफ P एंड Q इज़ 1, नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आया कि यहाँ से मेरे को मिल गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधाभास, हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधाभास, मतलब कि एक स्टेटमेंट का विरोध हो गया, ठीक है, उसे ऑफेंड कर दिया, हमारे किसी एक कैलकुलेशन ने उस स्टेटमेंट को ऑफेंड कर दिया, तो हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधाभास, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं समझ सकते हैं इसको। तो कॉन्ट्राडिक्शन, सो कॉन्ट्राडिक्शन एज HCF ऑफ P and Q is 1. So our assumption was wrong. So our assumption was wrong. और हमारी जो assumption थी वो wrong थी। हमने क्या माना था? हमने माना था कि √5 is a rational number, ठीक है, √5 is a rational number. So √5 is irrational, और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, √5 इज इरेशनल, तो ये हो गया प्रूव। सो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी एग्जाम होगा 10th क्लास का जिसमें रियल नंबर आ रहा है, तो रियल नंबर में अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन देगा, रियल नंबर से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा, मोस्टली आगे तो नहीं है, 4 मार्क्स का आता है काफ़ी, तो अगर वो इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेगा इसी क्वेश्चन को, तो फिर वो कॉम्बिनेशन दे देगा, किसी इरेशनल नंबर का किसी नेचुरल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन दे देगा, चाहे वो मल्टीप्लाई करे, चाहे वो ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, डिवाइड करे, कुछ भी करे, ठीक है। सो क्वेश्चन वाज डन, sorry, question is done, so video is complete. So hope you enjoy the video, so please like the video and share with your friends, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।